नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उत्तराखंड क्लासेस पर। हम करंट की बात कर रहे हैं और इस साल का हमारा ये दूसरा दिन है जिसमें हम महत्वपूर्ण 2022 में जो घटनाक्रम हुआ उनके परिप्रेक्ष्य में हम करंट अफेयर को देख रहे हैं। 8 जनवरी को पटवारी का भी पेपर है और आने वाले समय में भी यह करंट अफेयर आपके लिए ज़रूर उपयोगी होगा। PSLV यानी साइंस एंड टेक के अंदर हम PSLV पढ़ते हैं, GSLV पढ़ते हैं, SLLV पढ़ते हैं, कई सारी चीज़ों को हम पढ़ते हैं। अगर इसके बारे में हम ट्रेडिशन की बात करें तो लगभग 1 से 1.5 घंटे की क्लास है, तब जाके हमारा टॉपिक पूरा होता है। बट फिर भी मैं मैं ऐसा सार्थक प्रयास करूँगा कि आपको हो सकता है कि एक बेहतर समझ आपकी विकसित हो सके। फिर भी यदि आपका कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं, या फिर वीडियो में, या फिर आप किसी भी तरीके से, पहली वीडियो में मैंने अपना नंबर भी दिया है, तो आप वहाँ से भी मुझे कॉल कर सकते हैं और पूछ सकते हैं किसी भी डाउट में। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना नेक्स्ट टॉपिक। देखो दोस्तों, अभी हाल ही में हुआ क्या है कि 2000, अगर हम एक हमारे यहाँ होता क्या है कि जब सैटेलाइट को छोड़ा जाता है, तो आप ऐसे समझिए ये सैटेलाइट है, ये इसमें ईंधन के चरण होते हैं, ठीक है, और सबसे टॉप पे सैटेलाइट होता है। अब हमारे यहाँ रॉकेट लॉन्चर कहते हैं, रॉकेट आपने देखा होगा, जैसे अनार चलाते हैं, रॉकेट हम छुटाते हैं। तो सबसे स्टार्टिंग में हमारे यहाँ क्या था, SLV। उसके बाद हमारे यहाँ आया ऑग्यूमेंटेड SLV, ASLV। उसके बाद हमारे पास आया PSLV, और उसके बाद हमारे पास आया GSLV, और 4th नंबर पर हमारे यहाँ आया GSLV MK 3rd। इसका जो नाम है वर्तमान समय में वो LMV 3rd हो गया है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। जब हमारी अंतरिक्ष की यात्रा शुरू होती है तो हमारे पास कुछ स्मॉल, एस का मतलब है स्मॉल लॉन्चिंग व्हीकल, स्मॉल लॉन्चिंग व्हीकल, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले जब हमने रॉकेट छोड़ना शुरू किया और सैटेलाइट को उसकी कक्षा में स्थापित करना शुरू किया, जिसके माध्यम से आज हम अपनी लोकेशन ट्रैक कर पाते हैं, हम डिश टीवी देख पाते हैं, मोबाइल में नेटवर्क कहीं ना कहीं आ पाता है, या DTH चल पाता है। तो बहुत सारे ऐसे उपयोगितावादी सिद्धांत हैं जो हम इनके माध्यम से प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले जब हमने अपना लॉन्चिंग व्हीकल स्टार्ट किया तो हमारे पास सबसे पहले क्या था, स्मॉल लॉन्चिंग व्हीकल। इसकी फुल फॉर्म मैं नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि ऑग्यूमेंटेड यानी इससे बेहतर उन्नत तकनीक का फिर हमारे पास A से ऑग्यूमेंटेड, और SLV सेम यही है, ठीक है। नेक्स्ट जब हम दौर में आए तो फिर हमने यूज किया PSLV। ये सबसे बेहतरीन हमारे यहाँ लॉन्चिंग व्हीकल है PSLV, और उसके बाद आया GSLV, और उसके बाद आया GSLV Mark 3। चंद्रयान हाल ही में जिससे भेजा गया था तो वो क्या था, GSLV MK 3rd। तो इसी से भेजा गया था, मंगलयान भेजा था, चंद्रयान नहीं। तो GSLV से ही भेजा गया था, और बाहुबली भी से कहा जाता है। यानी आप ऐसे समझ सकते हैं कि यदि PSLV से 10 kg सामान भेजा जा रहा है तो GSLV से 100 kg भेजा जा सकता है, और GSLV MK 3rd से 1000 kg इतना भारी सैटेलाइट भेजा जा सकता है। तो आप ऐसे ध्यान रखेंगे, ये ऑर्डर है SLV, ASLV, PSLV, GSLV और GSLV MK 3rd। तो 2022 में जब हम देखते हैं तो कोई भी जो फ्लाइट है वो GSLV की तो नहीं हुई है, PSLV की हुई है। PSLV की 3 फ्लाइट हुई है, हम उनके बारे में अब विस्तृत से जानते हैं, PSLV इस वाले बारे में, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं PSLV। आई होप आपको ये समझ आया होगा, लेकिन साइंस एंड टेक पे मैं अलग से बनाऊंगा एक वीडियो, आप उसे देखेंगे तो आपको पूरे पिक्चर आपको क्लियर हो जाएगी। ये बात आप ध्यान रखिए। मैंने थोड़ा इसके बारे में जो एक जानकारी होती है वो मैंने आपको बताने का प्रयास किया कि होता क्या है वास्तव में। देखो दोस्तों, जो PSLV होता है, PSLV के 4 वेरिएंट हैं, CA, DL, QL और XL, ठीक है दोस्तों।
कभी कभी आपको मिलेगा कि PSLV CA लिखा है, कभी कभी आपको मिलेगा PSLV DL लिखा है, कभी कभी मिलेगा PSLV QL लिखा है, और कभी कभी आपको मिल सकता है PSLV XL लिखा है। अब इसका क्या मतलब होता है, हम ज़्यादा नहीं जाना है इसके बारे में, ना हमें रिसर्च करनी है, हमें एग्ज़ाम निकालना है। अलग अलग वेरिएंट हैं, यानी अलग अलग प्रकार की सुविधा प्राप्त कराता है। जब PSLV हम CA को भेजते हैं तो एक अलग टाइप की सुविधा प्राप्त कराता है, DL में भेजते हैं तो अलग टाइप की, और QL में भेजते हैं तो अलग टाइप की, और XL में भेजते हैं तो अलग टाइप की। यानी बाहर के वजह से भी हो सकता है, सैटेलाइट के में भी कैटेगराइजेशन हो सकता है, तो अलग अलग चीज़ है। तो PSLV के कितने वेरिएंट हैं? 4। PSLV CA, PSLV DL, PSLV QL और PSLV XL। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, PSLV XL को इसरो का वर्क हॉर्स भी कहा जाता है। वर्क हॉर्स, कभी ना कभी ये सवाल जरूर पूछा जाएगा, तो आप ध्यान रखना कि अगर कभी पूछ दे कि PSLV के किस वेरिएंट को वर्क हॉर्स कहा जाता है। वर्क हॉर्स मतलब एक काम करने वाला घोड़ा, यानी हम विदेश के भी सैटेलाइट छोड़ते हैं तो वो क्या है? PSLV XL। तो इसमें से आप ध्यान रखना, या कभी GSLV M के थर्ड, SLV ASLV नाम दे दे कभी, तो आपको ध्यान रखना PSLV XL जो वेरिएंट है, यानी PSLV XCL जो वर्गीकरण है में नंबर है, वो क्या है? इसरो का वर्क हॉर्स कहलाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। PSLV के द्वारा जो प्रथम फ्लाइट है 2022 में, वो छोड़ी गई 14 फेब को, ठीक है, और ये थी PSLV C52, ठीक है। नेक्स्ट जो फ्लाइट छोड़ी गई 2022 में ही, 30 जून 2022 को, ठीक है, ये थी PSLV C53। और नेक्स्ट जो छोड़ी गई 2022 में ही 26 नवंबर को, PSLV C54। ये क्या छोड़ी गई? PSLV के बारे में जो हमने देखा कि 3 फ्लाइट गई हैं, इसमें ये गई है, इसमें यह गया है, और तीसरी 26 नवंबर को। क्योंकि पिछले एग्जाम में दोनों में पूछा गया है कि C53 किस डेट को भेजी, C53 किस 52 किस में भेजी, और 53 54, तो 3 फ्लाइट हुई हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है। कब कब भेजी है? 14 फरवरी को, 30 जनवरी को और 26 नवंबर को। इसके बारे में थोड़ा सा हम जानकारी ले लें कि जो PSLV से इस वाली कैटेगरी से जो सैटेलाइट भेजे गए हैं वो अर्थ और ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS, और नेक्स्ट है INS 2TD, और नेक्स्ट है इंस्पायर सेट 1। तो 3 सैटेलाइट भेजे गए PSLV C52 से, ठीक है। PSLV C3 से सिंगापुर के सैटेलाइट भेजे गए थे। सिंगापुर हमारा पड़ोसी देश है, सिंगापुर के सैटेलाइट भेजे गए थे। यानी सिंगापुर की टेक्नोलॉजी में जो हेल्प कर सकता है, या फिर उसे सपोज दैट अपने यहाँ अर्थ का ऑब्जर्वेशन कराना है, सपोज दैट ओशियन का ऑब्जर्वेशन कराना है, सपोज दैट कुछ डेटा कलेक्ट करना है, तो क्या करते हैं विदेश हमारे यहाँ इसरो को काम देते हैं, और वो कहते हैं कि आप हमारे सैटेलाइट को कक्षा में स्थापित कर दीजिए, जिससे कि वो अपनी सेवाएं हमारे देश को दे सके, ठीक है दोस्तों। और ये जो PSLV C54 है, ये ओशियन सेट है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये पूछा जा सकता है कि किस टाइप का सैटेलाइट है, तो ओशियन सेट है। हाँ, दिखाई क्लियर दे रहा है, ओशियन सेट है, तो आपको ध्यान रखना है। ओशियन सेट मतलब यह समुद्र पर वर्क करेगा, समुद्र की निगरानी। निगरानी मीन्स आप ऐसे समझ सकते हैं कि समुद्र का जो टेम्परेचर लेवल है वो क्या बढ़ रहा है या घट रहा है, कैसे वो राइज कर रहा है, कैसे वो घट रहा है, या समुद्र में क्या गतिविधियों में परिवर्तन हो रहा है, तो इसके बारे में कौन ऑब्जर्व करेगा? PSLV C54। और कब छोड़ा गया? 26 नवंबर 2022 को। तो इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। आई होप आपको तीनों के बारे में अच्छे से समझ आया होगा। इसमें हमारा कोई सैटेलाइट नहीं था भारत के लिए, इसमें ओशन सेट छोड़ा गया। इसमें अर्थ ऑब्जर्वेशन साइट यानी पृथ्वी का निरीक्षण करेगा।
इनसेट 2D है, इंस्पायर सैटेलाइट है, ये भी एक प्रकार का मतलब कुछ ना कुछ सेवाएं प्राप्त देगा। क्या देगा ज़्यादा नहीं जाना है उस बारे में, एक अलग टॉपिक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट राउंड की ओर। एक हाल ही में हमारे यहां से क्या छोड़ा गया है, SSLV, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। ठीक है, स्पेलिंग हो सकता है कि आप गूगल मारेंगे तो आपको पता चल जाएगा। व्हीकल VEHICLE होता है, तो ज़्यादा नहीं जाना है। स्मॉल सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, SSLV की फुल फॉर्म। और यह छोड़ा गया है 7 अगस्त 2022 को। ठीक है, ये देश का प्रथम स्मॉल सैटेलाइट है। होता क्या था वास्तव में कि जब हमें सपोज दैट 10 kg का भी सैटेलाइट छोड़ना है तो क्या करते थे कि या तो हम PSLV को हायर करते थे या फिर हम GSLV को हायर करते थे। इनकी जो कॉस्ट थी, यानी इस पर जो खर्च आता था वो काफ़ी ज़्यादा आता था। तो इस कारण हुआ क्या कि इसरो ने कहा कि हमें छोटे सैटेलाइट को छोड़ने के लिए एक अलग से लॉन्चिंग रॉकेट होना चाहिए हमारे पास। तो उसी के क्रम में क्या छोड़ा गया, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, उसी के क्रम में। और कब, 7 अगस्त 2022 को। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा कि छोटे सैटेलाइट को छोड़ने के लिए यदि हम इनसे सैटेलाइट छोड़ते हैं तो हमारा खर्च ज़्यादा आता है। उस खर्च को बचाने के लिए यह लॉन्चिंग व्हीकल अभी लॉन्च किया गया। और यदि अब 10 kg का या फिर 20 kg का हमें सैटेलाइट भेजना है अंतरिक्ष में, तो हम किसके माध्यम से भेजेंगे, SSLV से। 2 चीज़ें आपको यहाँ पर और ध्यान रखनी है, इसे नोट डाउन कर ही लिया होगा आपने। देखो दोस्तों, हमारे जो लॉन्चिंग व्हीकल हैं वो ये भारत है। तो आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा, तो ध्यान रखना स्पेस में जो भी सैटेलाइट होगा वो कहां से छोड़ा जाएगा, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से। ठीक है, पुलिकट झील के पास है आंध्र प्रदेश में। और यहां पर आपको एक मिलेगा व्हीलर द्वीप, या फिर वर्तमान में इसका क्या नाम है, कलाम द्वीप। ठीक है, ओडिशा में है ये, चिल्का लेक के पास। यहां से जब भी DRDO एक अलग विंग है और इसरो एक अलग विंग है, इसरो। ठीक है, DRDO बेसिकली करती क्या है कि जो हमारे रक्षा उपकरण हैं उन पर जो अनुसंधान है, शोध है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, वो कार्य कौन करता है, DRDO। जब भी किसी मिसाइल का परीक्षण होता है या कोई भी अन्य चीज होती है तो वो कहां से की जाती है, व्हीलर या कलाम द्वीप से। और जब भी कोई सैटेलाइट से संबंधित लॉन्चिंग रॉकेट छोड़ा जाता है तो कहां से, श्रीहरिकोटा से। दोनों में डिफरेंस है, आपको ध्यान रखना है। कभी हो सकता है क्वेश्चन गलत होने की संभावना बन सकती है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा साइंस एंड टेक का छोटा सा जो पोर्शन था कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट राउंड की ओर। अभी हाल ही में क्या हुआ है कि एक वन्यजीव अभ्यारण्य है सत्य मंगलम टाइगर अभ्यारण्य। ठीक है, इसे क्या दिया गया है, TX2 अवार्ड से सम्मानित किया गया है, TX2 अवार्ड से। TX2 अवार्ड होता क्या है, बेसिकली 2010 में रूस का एक शहर है सेंट पीटर्सबर्ग। ठीक है, तो वहां पर एक निर्णय लिया गया कि क्यों ना हम बाघ हैं उन्हें बचाने के लिए प्रयास किया जाए। तो वहां पर 12 वर्ष का 2010 से 2022 तक एक फ्रेमवर्क तैयार किया गया। अभी 22 खत्म हुआ है कि बाघों की संख्या कितनी करनी है, 2 गुनी करनी है। बाघों की संख्या 2 गुनी करनी है। और इसी के परिप्रेक्ष्य में, यानी हम बढ़ावा देने के लिए
TX2 अवार्ड शुरुआत की गई 2020 से। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ रहे होंगे कि तो अभी ये हाल ही में TX, यदि TX2 कभी आ जाए किससे संबंधित है, तो बाघों की संख्या को क्या करना है, 2 गुना करना है। तो ये किसे दिया गया है अवार्ड, सत्यमंगलम टाइगर अभ्यारण्य, जो कहां पर है, तमिलनाडु में है, आपको ध्यान रखना है। TX2 अवार्ड किससे संबंधित है, बाघों की संख्या, यानी सत्यमंगलम टाइगर अभ्यारण्य ने क्या किया होगा कि कुछ कहीं ना कहीं इस दिशा में कार्य की कि बाघों की जो संख्या है वो पूरी हो गई या फिर बढ़ गई, और उसको लेकर ये अवार्ड प्रदान किया गया है। 29 जुलाई को हमारे यहाँ बाघ दिवस के रूप में मनाया जाता है, बाघ दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, आप इसे नोट डाउन कर लें। नेक्स्ट टॉपिक हम चलते हैं। चलिए, एक हाल ही में हुआ क्या है कि जैसे मैंने कल आपको बताया था कि इथेनॉल का प्लांट का उद्घाटन किया नरेंद्र मोदी जी ने मथुरा में, पानीपत में, सॉरी, हाँ। तो इसी तरीके से है क्या, सरकार किस ओर कार्य कर रही है, मेथेनॉल, मेथेनॉल। ठीक है, यह जो मेथेनॉल का प्रोडक्शन है ये किससे किया जाएगा, कोयला से। ठीक है, मेथेनॉल का प्रोडक्शन किससे किया जाएगा, कोयला से। और इसका जो अभी संयंत्र स्थापित किया गया है वो किया गया है हैदराबाद में, हैदराबाद में। ठीक है दोस्तों, ये बात आपको ध्यान रखनी है। 1 सेकेंड। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मेथेनॉल। कोयले से क्या बनाया जाएगा, मेथेनॉल बनाया जाएगा, और इसका संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया गया है, हाल ही में हैदराबाद में स्थापित किया गया है। ये बात आपको ध्यान रखना है। कल हमने एथेनॉल संयंत्र के बारे में बात करी थी, कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है, पानीपत में। इसी के साथ आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि सरकार, मेथेनॉल का भी वही कॉन्सेप्ट है कि हम क्या कर रहे हैं कि अपनी यदि 100% हम पेट्रोलियम आयात करते हैं तो उसमें 20% हम क्या करें, एथेनॉल ब्लेंड करेंगे, या फिर मेथेनॉल से क्या करेंगे, हम जो ऊर्जा है या कोयला जो हमारा वेस्टेज चला गया है उससे हम मेथेनॉल बनाएंगे, और मेथेनॉल से अपनी ऊर्जा की क्या करेंगे, आपूर्ति को सुनिश्चित करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे यहाँ क्या है कि सरकार अभी 2021-22 के बजट में हाइड्रोजन नीति के बारे में अभी चर्चा हुई। ठीक है, हाइड्रोजन नीति के बारे में, हाइड्रोजन क्या है कि हम ये चाहते हैं कि अल्टीमेटली बात वही है कि हम जो अरब कंट्री से, देशों से हम पेट्रोलियम उत्पादों का जो आयात करते हैं उसकी निर्भरता को हम घटा सकें। तो इस दिशा में ईंधन के रूप में यानी विकल्प के तौर पर हम क्या करें, हाइड्रोजन से ईंधन बना सकते हैं। तो इसको लेकर अभी हाल ही में उसका नाम है ग्रीन हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड परियोजना, माइक्रोग्रिड परियोजना। ठीक है, ये कहां पर स्थापित की गई है, सिमहाद्री। सिमहाद्री कहां है, आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में। ये बात आपको ध्यान रखनी है। सिमहाद्री में क्या किया गया है, ग्रीन हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड परियोजना। यानी यहां पर होगा क्या बेसिकली कि हाइड्रोजन को कैसे कलेक्ट करके कैसे उसे ईंधन के रूप में प्रयोग किया जा सकता है, इसके ऊपर रिसर्च कहां पर होगी, ग्रीन हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड परियोजना के अंतर्गत होगी। और यूएसए के साथ अभी एक मेमोरेंडम भी हुआ है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, आप समझो एक समझौता हुआ है, वहां की ब्लूम कंपनी है। तो वो हमें टेक्नोलॉजी मुहैया कराएगी कि हम कैसे हाइड्रोजन को ईंधन के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। तो कहां पर देश का पहला है, तो आंध्र प्रदेश में। मेथेनॉल संयंत्र कहां पर है, हैदराबाद में। एथेनॉल कहां पर है, हमने कल पढ़ा था, पानीपत में। ठीक है दोस्तों, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब हम थोड़ा नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं अपने। आई होप आपको ये चीज समझ आ रही होगी, अगर नहीं आएगी तो आप मुझे जरूर कमेंट जरूर कर दें
कि सर ये चीज़ हमसे क्लियर नहीं हुई है, तो मैं कोशिश करूँगा उसे दोबारा बता दूँ। ठीक है, हाँ, नोट करके आप लिखेंगे कि भारत देश 2070 तक नेट जीरो एमिशन, और किसका, कार्बन का। यानी 2070 तक सरकार क्या कह रही है कि हम नेट जीरो एमिशन, कार्बन का उत्सर्जन हम जीरो कर देंगे, हम कार्बन का को एमिट नहीं करेंगे। ये बात आपको समझनी है। अब इसका मतलब क्या हुआ, थोड़ा समझ लेते हैं। यानी अगर सपोज दैट हम 100 kg कार्बन का उत्सर्जन करते हैं, कार्बन का उत्सर्जन आप समझ सकते हैं कि जैसे हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा बिजली किससे बनाई जाती है, कोयला जलाकर पावर प्लांट से, ये बात आपको ध्यान रखनी है। या फिर प्रदूषण होता है तो प्रदूषण में भी कार्बन का एमिशन होता है, जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए खतरा है प्लस ह्यूमन हेल्थ के लिए भी खतरा है। तो सरकार ये कह रही है, या तो हम, ऐसा नहीं है कि गाड़ियां बंद हो जाएंगी, ऐसा नहीं कि बिजली नहीं बनेगी, बनेगी, लेकिन हम उसका एक ऐसा विकल्प तैयार करेंगे, जैसे हमने भी एथेनॉल की बात करी, मेथेनॉल की बात करी, हाइड्रोजन की बात करी, तो उसी के तौर पर हम विकल्प के तौर पर क्या लेकर आएंगे, रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देंगे। ठीक है, या फिर हम वन लगाएंगे, या फिर ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप करेंगे जिससे कि हम क्या कर सके कि हम जितना कार्बन का उत्सर्जन कर रहे हैं उतना कार्बन हम घटा सके। उससे क्या होगा कि कार्बन का क्या हो जाएगा, उत्सर्जन जीरो हो जाएगा। अब हमने एमिट भी किया, हमने निकाला भी, और हमने उसे एब्जॉर्ब करने का एक तरीका भी फाइंड आउट कर लिया। तो ये चीज़ क्या है कि सरकार इस ओर कर रही है। तो आपसे कभी पूछ सकता है कि नेट जीरो एमिशन का लक्ष्य कब तक है, तो 2070 तक है। भारत ने जो कमेंट किया है अपना, जैसे हम COP20 पढ़ रहे थे, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, ठीक है, अभी हाल ही में जो सरमन शेख मिस्र के एक देश में हुआ है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। रिन्यूएबल एनर्जी का मतलब ये है, अभी हम नॉन रिन्यूएबल एनर्जी ज़्यादा यूज करते हैं। जैसे कोयला क्या है, एक नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है, यानी वो एक बार परंपरागत है सॉरी। तो वो क्या है कि कहीं ना कहीं एक टाइम के बाद ख़त्म हो जाएगी। और रिन्यूएबल एनर्जी क्या है कि जैसे हाँ, जैसे हम हवा है, पानी है, या फिर अन्य चीज़ें हैं, सॉरी, हवा है, विंड एनर्जी कर सकते हैं, सोलर एनर्जी है उससे कर सकते हैं, या फिर अन्य जो तकनीकें हैं उनसे हम क्या कर सकते हैं, ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तो ये क्या हुई, रिन्यूएबल एनर्जी के अंतर्गत आता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो अभी हम अपनी क्लास को यहीं तक रखते हैं। आप थोड़ा ही है, आप इसे पढ़ने का प्रयास करें, बाकी जो होगा फिर हम बाद में करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और प्लीज़ आप लाइक और कमेंट ज़रूर करें, और सब्सक्राइब आप ज़्यादा से ज़्यादा, अभी क्योंकि काफ़ी रीच हो रही है हमारे चैनल की, तो आपसे मेरा ये रिक्वेस्ट है, हर बार रहती है कि आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कराने का प्रयास करें, और अपने जो भी निकटतम तैयारी कर रहे हैं उन्हें सजेस्ट ज़रूर करें कि आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच देखने के लिए, और मुझे उम्मीद है आप मेरी क्लास से लाभान्वित होंगे। धन्यवाद।